और यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस में भारी मंदी का दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया यह गया है कि रूस में तीसरी तिमाही में भी जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। तीसरी तिमाही में जीडीपी 4% गिरी है, तो असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर रूस पर पड़ा है। रूस में भारी मंदी का दावा किया गया है और जानकारी ये मिल रही है कि रूस में तीसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है। महायुद्ध से मंदी में पहुंचा रूस। तीन तिमाही में तबाही भारी। युद्ध से कंगाली की तरफ बढ़ रहा रूस। युद्ध में रूस ने बेहिसाब पैसा बर्बाद किया। सेना के रखरखाव से लेकर गोला बारूद पर पूरा दांव लगा दिया। यूक्रेन से जंग में रूस ने हथियारों का इतना इस्तेमाल किया कि उसके भंडार में गोला बारूद कम पड़ने लगे। लेकिन पूरी ताकत लगाकर भी रूस अभी तक ये जंग जीत नहीं पाया है। उल्टा रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रहार का दावा सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि रूस में तीसरी तिमाही में जीडीपी निचले स्तर पर रही। तीसरी तिमाही में रूस की जीडीपी 4% गिर गई। थोक बाजार में 22.6% गिरावट देखी गई, जबकि खुदरा बाजार में 9.1% गिरावट हुई। दो 2022 की शुरुआत में रूस की जीडीपी में 3.5% की बढ़त देखी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उधर यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस पर कई प्रतिबंध भी लगे, जिसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर IMF ने 4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 4.5% का अनुमान दिया है। यानी रूस में अब दो मोर्चे पर युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ यूक्रेन से युद्ध जारी है, जहां उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना के पलटवार की वजह से कई मोर्चों पर उसे पीछे हटना पड़ा। अब इस युद्ध की वजह से रूस में भारी मंदी की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो रूस में बहुत बड़ी बगावत शुरू हो सकती है, जिसका खामियाजा न सिर्फ पुतिन को भुगतना पड़ेगा, बल्कि पूरे रूस में त्राहिमाम मच सकता है। युद्ध के मैदान से नया वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इस हमले में एक इमारत भी तबाह हो चुकी है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ड्रोन ने सटीक अपने टारगेट को हिट किया है और पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो तबाह होती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो जो कि रूस की तरफ से जारी किया गया। जंग खत्म नहीं करेगा रूस। यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा पुतिन। रूस ने तेज किया यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन पर रोज हमला हो रहा है। हर रोज किसी न किसी इलाके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब साफ है कि पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन जेलेंस्की की सेना से मिल रही करारी चुनौती से जंग खिंचता चला जा रहा है।
तबाही बर्बादी का मंजर देखते ही देखते 9 महीने पार कर रहा है, लेकिन युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब तक हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर जोरदार पलटवार किया, चाहे वो आमने सामने की जंग हो या एयर डिफेंस से हमला। लेकिन पुतिन की सेना ने अब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जंग के मैदान से ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रूस के यूएवी यानी ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया। ड्रोन ने एक इमारत पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को निशाना बनाया। ड्रोन ने बिल्कुल टारगेट पर हिट किया और रडार के साथ इमारत भी तबाह हो गई। ऐसा लगता है कि युद्ध से आई तस्वीरें रूस की नई रणनीति को बता रही हैं। रूस अब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में जुटा हुआ है, क्योंकि युद्ध के मोर्चे पर रूस की सेना को सबसे बड़ी चुनौती यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से ही मिल रही है। क्योंकि रूस की सेना पर जोरदार पलटवार की वजह भी यूक्रेन का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ही है। यही वजह है कि रूस अभी तक युद्ध को किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा पाया। एक तरह से कहा जाए तो रूस अभी युद्ध हारा नहीं है तो जीत भी नहीं पाया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से तबाही का दावा कल भी सामने आया था, जब दावा किया गया कि पोलैंड में गलती से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल गिरी। बताया गया कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हमलों का जवाब दे रहा था। दावा किया गया कि रूस ने जब लवीव पर हमला किया तो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। रूस के मिसाइल हमलों का जवाब दिया गया, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल गलती से पोलैंड में जा गिरी, जहां बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत की बात भी सामने आई। और रूस की सेना को बड़ा झटका लगा है। रूस के नेवल स्कूल में सेना के कर्नल का शव मिला है। रूस की सेना में रहे कर्नल वादिम बॉयको पुतिन की सैन्य लामबंदी कैंपेन में शामिल थे। पुतिन ने जब से रिजर्व फोर्स तैयार करने का फैसला किया गया, तब से अब तक 100 से ज्यादा सेना के अधिकारी लोगों के निशाने पर रहे। रूस की सेना में मचा कोहराम। रूस की सेना में शुरू हुई बगावत। रूस की सेना के कमांडर को किसने मारा? यूक्रेन में रूस की सेना पस्त हुई तो पुतिन टेंशन में आ गए। यूक्रेन में रूस की सेना को टारगेट किया जाने लगा तो पुतिन को गुस्सा आने लगा। बैकफुट पर आए पुतिन ने इसके बाद बड़ा फैसला ले लिया। रूस में सैन्य लामबंदी का फैसला लिया गया। 3 लाख नए रिजर्व फोर्स तैयार करने का ऐलान किया गया। इसके तहत रूस में आम नागरिकों के बीच से रूस की सेना में लोगों की भर्ती की जाने लगी। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। रिजर्व फोर्स में शामिल किए गए सैनिकों को यूक्रेन में मारे गए सैनिकों और घायलों की जगह भेजा जा सके। इसके तहत रूस में भर्ती किए गए सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। लेकिन पुतिन का यह फैसला रूस की सेना पर भारी पड़ने लगा। रूस में इसका विरोध शुरू हुआ, ऐसा विरोध जिसका अंजाम खून से सना हुआ था। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर है रूस की सेना के कर्नल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनके शरीर पर कई गोलियों के निशान मिले।
रूस की सेना के कर्नल वादिम वाइको की हत्या का दावा सामने आया है। बताया गया कि ये कर्नल पुतिन की सैन्य लामबंदी अभियान में शामिल थे। अभी रूस के व्लादिवोस्तोक नेवल स्कूल में तैनात थे। रूस की सेना में शामिल नए सैनिकों को ट्रेनिंग भी देते थे। कर्नल जब अपने ऑफिस में घुसे तो कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद उनका शव बरामद हुआ। हालांकि शुरुआती जांच में दावा किया जा रहा है कि कर्नल ने खुदकुशी की, लेकिन जिस तरह से रूस में पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान का विरोध हो रहा है, हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुतिन के सैन्य लामबंदी अभियान के बाद रूस में लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को जबरन जंग की आग में झोंका जा रहा है, लेकिन रूस में किसी कर्नल की हत्या का ये पहला दावा सामने नहीं आया है। पुतिन के सैन्य लामबंदी के फैसले के बाद से अब तक 100 से ज्यादा रूस के अधिकारी आम लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। परमाणु हमले के खतरे के बीच तुर्की के अंकारा में अहम बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिका से आए CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर और रूस के खुफिया अधिकारी भी शामिल हुए। ये बैठक जो कि बेहद खास बताई जा रही है, मीटिंग का मुद्दा था परमाणु युद्ध, और बैठक के बाद अमेरिका की पुतिन के एक्शन पर अब नजर है। वॉशिंगटन से एक स्पेशल प्लेन उड़ता है। हवा में 8,700 किलोमीटर का सफर पूरा करके तुर्की के अंकारा में लैंड होता है। रूस की राजधानी मॉस्को से भी एक खास विमान हवा में उड़ा और 3,000 किलोमीटर की दूरी नापकर अंकारा में उतरा। वॉशिंगटन से आए विमान में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स सवार थे। वहीं मॉस्को से आए स्पेशल विमान में रूस के खुफिया विभाग के अधिकारी थे। तुर्की के अंकारा में एक सुपर स्पेशल और सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग का मुद्दा था परमाणु युद्ध। यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, इसके लिए अमेरिका और रूस के सीक्रेट मीटिंग में किसकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, मीटिंग का क्या नतीजा निकला, इसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के फैसले में न्यूक्लियर वॉर का कोड छिपा है। एटम बम का वो कोड भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुनिया के बड़े न्यूक्लियर पावर परमाणु युद्ध को लेकर क्या राय रखते हैं, इसे जान लीजिए। एटम बम के इस्तेमाल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की ना है। परमाणु बम के प्रयोग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी ना है। ब्रिटेन के सुनक मानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर छेड़ना दुनिया में मना है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस में अभी न्यूक्लियर वॉर पर पीली बत्ती जली है। पीली बत्ती का मतलब आप जानते ही हैं, पीली बत्ती यानी इंतजार का वक्त। क्रेमलिन में जल रही पीली बत्ती कब हरी बत्ती में बदल जाए, ये कोई नहीं जानता।
ग्रीन लाइट जलते ही रूस का परमाणु बम यूक्रेन पर फूट सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे बड़ी कवरेज श्रद्धा हत्याकांड पर लगातार जारी है। उसी घने जंगल में हम मौजूद है जहां पर पुलिस की तरफ से लगातार 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देना चाह रही हूं। दरअसल यहाँ पर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया गया था। यहाँ पर डंडों के जरिए जो है पुलिस अंदर तक गई थी और इन झाड़ियों को हटा हटा कर जो है शव के टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश की गई थी। उन टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश की गई थी जो लगातार कहा जा रहा था आफ्ताब की तरफ से कि हाँ, मैंने यहाँ पर फेंका है। 10 टुकड़े बरामद किए जा चुके हैं, 25 अब भी बाकी है, लेकिन 10 जो मिले हैं वो भी नहीं पता कि क्या वो श्रद्धा के हैं या नहीं। लेकिन अब शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर अब ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर श्रद्धा हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, क्राइम ब्यूरो को ये पूरे मामले की जांच सौंपी जा सकती है, क्योंकि मामला जो है वो बेहद पेचीदा है। मामले में जो है सबूत जुटाने की बहुत ज्यादा कोशिश है। हालांकि दिल्ली पुलिस की लगातार जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि अब जो है क्राइम ब्रांच को पूरे मामले की जांच सौंपी जा सकती है। यानी कि जब अब क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच करेगी तो दिल्ली पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उन सब को, उन सारे सबूतों को, उन सारे कागजातों को जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपना होगा। और फिर क्राइम ब्रांच जो है वो जीरो से शुरू करेगी और इस पूरे जंगल को जो है एक बार फिर से जो है अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करेगी। उन 35 टुकड़ों को आप समझिए, एक जीता जागता शरीर किस तरीके से 35 टुकड़ों में तब्दील कर दिया था आफ्ताब ने। आरी से काटा गया था उसे, किसी का भी दिल दहल जाता। लेकिन बावजूद इसके, देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरीके के ग्लव्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम नहीं जानते कि आखिर क्या ये ग्लव्स जो है वो इस्तेमाल किए गए थे हत्याकांड के दौरान या नहीं, क्या पुलिस की नजर इन पर पड़ी है या नहीं पड़ी है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार आपको ये तस्वीरें अलग अलग दिखा रही है। हमने आपको कुछ हड्डियां भी दिखाई थी और अब देखिए न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ग्लव्स मिले हैं। क्या ये पुलिस की तरफ से ग्लव्स छोड़े गए हैं या फिर क्या ये आफ्ताब ने कभी इन ग्लव्स का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओपी तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओपी, लगातार हम अब इस जंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ हड्डियां मिल रही हैं, हो सकता है कि वो किसी जानवर की हो या हो सकता है कि वो किसी इंसान की हो। कुछ ग्लव्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे एक बात तो देखिए पता है कि हत्याकांड जिस तरीके का अंजाम दिया गया वो बेहद घिनौना था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी तक सबूत मिले हैं दिल्ली पुलिस को, वो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो आफ्ताब को सीधे इस मर्डर केस में फंसाता हो। जहां तक हड्डियों के मिलने की बात है, ये डीएनए टेस्ट का मामला है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के बीच में आती है। ऐसे में वो एक लंबी अवधि होगी और उस दौरान ये सस्पेंस लगातार बरकरार रहेगा कि ये हड्डियां किसकी हैं। अभी तक जो दिल्ली पुलिस की जो जांच हुई है उसमें अभी तक कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है जो आफ्ताब को सीधे तौर पर कातिल बताता हो। मसलन ना ही कोई ऐसा आई विटनेस है जिसके सामने श्रद्धा का कत्ल किया गया हो, ना ही ऐसा कोई अभी तक वीडियो फुटेज सामने आया है जिसमें श्रद्धा के शरीर के टुकड़े लेकर आफ्ताब कहीं बाहर जा रहा हो। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के हाथ फिलहाल डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर अभी खाली है। यही कारण है कि आने वाले कुछ ही समय में आफ्ताब को झूठ बोलने वाली मशीन पर बैठाकर उससे पूछताछ की जाएगी। तो इस मामले में जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो आपको बता दूं, अब से कुछ ही वक्त के बाद आफ्ताब को यही साकेत कोर्ट में पेशी के लिए दिल्ली पुलिस लेकर के जाएगी। तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। ये मैं पिछले दरवाजे पर इस वक्त खड़ी हूं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की टीम दोनों ही दरवाजों पर, जहां से आफ्ताब को अंदर ले जाया जा सकता है, वहां पर मौजूद हूं। ये पीछे वाला दरवाजा है साकेत जिला कोर्ट का, साकेत कोर्ट का, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। और आगे की तरफ न्यूज 18 इंडिया की दूसरी टीम आनंद इस वक्त खड़े हैं, आनंद तिवारी खड़े हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है, बस कुछ ही वक्त साकेत कोर्ट में उसके बाद पेशी हो जाएगी आफ्ताब की
और भरसक कोशिश पुलिस की यहाँ पर ये रहने वाली है कि एक बार फिर से रिमांड आफ्ताब की उनसे मिले। ये कहा जा रहा है कि 7 दिन के रिमांड की मांग तो पुलिस करेगी ही और इसके बाद जांच के लिए अहम सबूतों को इकट्ठा कर पाएगी दिल्ली पुलिस। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश दिल्ली पुलिस की आज रहने वाली है। एक और बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। अर्जी पहले ही साकेत कोर्ट में लगा दी गई है। तस्वीरें साकेत कोर्ट की आप देख रहे हैं। ये मैं बताऊं, नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दिल्ली पुलिस की तरफ से साकेत कोर्ट में लगा दी गई है। अब जबकि पेशी आफ्ताब की यहाँ पर होगी तो फिर क्या टेस्ट होना है या फिर नहीं होना है, इसके ऊपर यहाँ कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा और जाहिर सी बात है इसमें आफ्ताब का जो कंसर्न है वो भी लिया जाएगा। लेकिन अहम अब से कुछ वक्त के बाद यही साकेत जिला कोर्ट रहने वाला है सबसे ज्यादा इस पूरे मामले के लिए, क्योंकि आफ्ताब को यहाँ दिल्ली पुलिस लेकर के आने वाली है। 2 दरवाजे हैं। आफ्ताब ने भले ही श्रद्धा के कत्ल का एक बाले जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कानून के तराजू में सबूत तौले जाते हैं। वही सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है। आफ्ताब के खिलाफ पुलिस के पास बहुत अहम ठोस सबूत अभी तक नहीं है जिससे आफ्ताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लगाया जा सके। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस किसी भी एक एंगल से बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उन सभी पहलुओं को टटोल रही है दिल्ली पुलिस जिनसे श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है। आपको बताते हैं कि आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस को अभी किन किन ठोस सबूतों की दरकार है। दिल्ली पुलिस की सर्च तो तेजी से चल रही है, लेकिन अभी उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े बरामद करने बाकी हैं। ये वो बुनियादी सबूत हैं जो मर्डर के केस में आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भी पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। पुलिस को अभी तक सभी बॉडी पार्ट, खासकर श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वारदात में शामिल चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। हत्याकांड के वक्त पहने गए आफ्ताब और श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिन्हें आफ्ताब ने कूड़े की गाड़ी में फेंकने का दावा किया है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद करना है, जो हत्याकांड के राज खोल सकता है। डीएनए जांच के लिए पिता का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अब पुलिस महरौली के जंगल से मिले हड्डियों से डीएनए का मिलान करेगी। पुलिस फोन के डेटा को रिकवर कर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ने डेटिंग ऐप कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी है। श्रद्धा का कत्ल 6 महीने पहले किया गया था और एक कर आफ्ताब सबूतों को मिटाता गया, इसलिए पूरी जांच मोटे तौर पर फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट पर ही टिकी है। इसी वजह से इस केस में शुरुआती सबूत काफी अहम होंगे, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जिसने आफ्ताब को श्रद्धा के शव के टुकड़े ले जाते और ठिकाने लगाते देखा हो। वैसे पुलिस को अभी श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी लेने हैं, जो इस केस में काफी अहम साबित हो सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई थी और यही जानकारी पुलिस को दोस्तों ने दी थी, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। सीधे ले चलते हैं साकेत कोर्ट। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार बने हुए। आनंद, क्या अपडेट है? काफी देर से इंतजार हो रहा था कि आखिर कब आफ्ताब पहुंचेंगे। हाँ जी, देखिए अनुपमा, कोर्ट में जो लंच टाइम है वो खत्म हो चुका है और कोर्ट वापस शुरू हो चुकी है साकेत की। इस वक्त हम साकेत कोर्ट के 3 नंबर गेट के बाहर हैं। ये मुख्य एंट्री गेट है, लेकिन यहाँ पर मीडिया की काफी ज्यादा हलचल है, पुलिस प्रेजेंस है। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस गेट से एंट्री कराएंगे, क्योंकि एक फैमिली कोर्ट का गेट भी है, इसके अलावा 2 और गेट हैं। तो शायद पुलिस गुपचुप तरीके से भी सुरक्षा कारणों से आफ्ताब को सीधे कोर्ट में 3 नंबर जो कोर्ट है वहां पर ले आके पेश कर दे। लेकिन चप्पे चप्पे पर नजर बनाने के लिए हमारी टीम मौजूद है न्यूज़ 18 की कि जो आफ्ताब है उसको कैमरे में कैद किया जा सके। लेकिन पुलिस उसे अभी साउथ डिस्ट्रिक्ट के ही एक पुलिस स्टेशन में उसे रखा गया है और जिस तरह से उसे मालवीय नगर के पुलिस स्टेशन में कल रात में रखा गया था, वहाँ पे जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी ने उससे पूछताछ की थी। किसी वक्त यहाँ पर आफ्ताब को लाया सकता है और उसे 3 नंबर कोर्ट में पेश किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही जज साहब बैठेंगे, जो आर्टिकल नंबर होगा इस केस का, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद सीधे जो दिल्ली पुलिस के वकील हैं वो अपनी दलीलें रखना शुरू करेंगे। सीधे वो सबसे पहले यहाँ पर वो ये कहेंगे कि हमें इसकी फर्दर रिमांड चाहिए और वो अपने ग्राउंड्स बताएंगे कि अब तक इस पूरे मामले में जो हत्या में इस्तेमाल हथियार है या जो कपड़े हैं, श्रद्धा के जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद नहीं हुए हैं। अभी जो बॉडी का अपर पार्ट से
वो बरामद करना है, जो सर है वो बरामद करना है श्रद्धा का, और उन सबकी डीएनए प्रोफाइलिंग कराना है, उनकी डीएनए टेस्टिंग कराना है। उसके अलावा नार्को पे भी सुनवाई होगी। पुलिस अपना पक्ष रखेगी कि नार्को टेस्ट क्यों जरूरी है। आफ्ताब का उस पर फिर कोर्ट आरोपी से या उनके वकीलों से ये सलाह मशवरा करने की बोलेगी कि आप अपने आरोपी से पूछें कि क्या वो इसके लिए कंसर्न है, तैयार है, और उसके बाद फिर कोर्ट कोई निर्णय पे पहुंचेगा। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल आनंद, कुछ ही देर में आफ्ताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश पुलिस की यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की पुलिस रिमांड ली जाए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के सनसनीखेज मर्डर केस में नंबर 3 का कोड भी अब सामने आया है। महाराष्ट्र के वसई से लेकर दिल्ली के फ्लैट तक नंबर 3 आफ्ताब से लगातार जुड़ा रहा। कैसे, अब आपको दिखाते हैं। हम आपको वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वसई में पिता का फ्लैट है वो 301 नंबर है, तो ये आप समझिए कि नंबर 3 का कनेक्शन कैसे है। आगे रितिका बताएंगी। बिल्कुल, इसके साथ ही वसई के हिल्स में व्हाइट हाउस में जिस मकान में रहते थे उस फ्लैट नंबर का जो नाम सामने आ रहा है वो 201 है, यानी कि